नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी शिक्षा में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कारक के भेदों की परिभाषा। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद हैं और कारक के भेदों की विभक्ति। और आज हम लोग पढ़ेंगे कारक के भेदों की परिभाषा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कर्ता कारक के बारे में। कारक का पहला भेद क्या है, कर्ता कारक। तो कर्ता कारक किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले यानी काम को करने वाले का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे सुरेश क्रिकेट खेल रहा है, यहाँ पे क्रिकेट खेलने का काम कौन कर रहा है, सुरेश। तो सुरेश क्या हो गया, कर्ता कारक। उसी प्रकार सुधांशु ने खाना खाया, यहाँ पे खाना खाने का काम कौन कर रहा है, सुधांशु। तो सुधांशु क्या हो गया, कर्ता कारक। और हम लोग कर्ता कारक की पहचान किस प्रकार कर सकते हैं, कर्ता कारक की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ कौन या किसने प्रश्न कीजिए, उत्तर में जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द प्राप्त होगा वही क्या होगा, वही वाक्य का कर्ता होगा। जैसे सुरेश क्रिकेट खेल रहा है, इसमें हम लोग प्रश्न करेंगे कौन क्रिकेट खेल रहा है, तो उत्तर क्या आएगा, सुरेश क्रिकेट खेल रहा है। तो सुरेश क्या हो गया, कर्ता कारक। उसी प्रकार सुधांशु ने खाना खाया, प्रश्न करेंगे किसने खाना खाया, तो उत्तर क्या आएगा, सुधांशु। तो सुधांशु क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। अब हम लोग पढ़ेंगे कारक का दूसरा भेद, कर्म कारक। कर्म कारक किसे कहते हैं, वाक्य के जिस शब्द पर कर्ता द्वारा यानी काम को करने वाले काम को करने वाले को क्या बोलते हैं, कर्ता। कर्ता द्वारा की गई क्रिया का फल या प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं, उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राकेश पत्र लिख रहा है, राकेश ने मोहन को बुलाया। इन दोनों वाक्यों में हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो दोनों वाक्य है, इन दोनों वाक्य में हम लोग क्या देख रहे हैं, इन दोनों वाक्य में हम लोग देख रहे हैं पत्र और मोहन को क्या हो गया है, कर्म कारक है। क्यों, क्योंकि इन दोनों शब्दों पर कर्ता द्वारा की जा रही क्रिया का काम का प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए क्या है, ये कर्म कारक है। और कर्म कारक की विभक्ति क्या है, को है। अब हम लोग पढ़ते हैं और कर्म कारक की पहचान किस प्रकार कर सकते हैं। कर्म कारक की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ क्या, किसे अथवा किसको प्रश्न कीजिए, उत्तर में जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द प्राप्त होगा वह क्या होगा, वह कर्म कारक होगा। जैसे सुमन ने गीत गाया, सुमन ने क्या गाया, प्रश्न करेंगे उत्तर में क्या आया, गीत। तो गीत क्या हो गया, कर्म कारक हो गया। इस प्रकार हम लोग कर्म कारक की पहचान कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कारक का तीसरा भेद क्या है, करण कारक। करण कारक किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप की सहायता से क्रिया यानी काम संपन्न होती है उसे क्या कहते हैं, उसे करण कारक कहते हैं। जैसे बच्चे ने पेंसिल से चित्र बनाया, हमने दही के साथ रोटी खाई, हमने यह सूचना पत्र के द्वारा भेजी। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इन वाक्य में, इस वाक्य में हम लोग देख रहे हैं पेंसिल से, दही के साथ और पत्र के द्वारा क्या है, करण कारक है। क्यों, क्योंकि इन तीनों की सहायता से क्या क्रिया संपन्न हो रही है। जैसे बच्चे ने चित्र बनाया, तो किसके द्वारा बनाया, पेंसिल से बनाया, तो पेंसिल से क्या हो जाएगा, करण कारक होगा। उसी प्रकार हमने रोटी खाई, किसके साथ खाई, दही के साथ खाई, तो दही क्या हो गया, करण कारक हो गया। उसी प्रकार हमने यह सूचना भेजी, किसके द्वारा भेजी, पत्र के द्वारा भेजी, तो पत्र के द्वारा क्या हो गया, करण कारक हो गया। तो करण कारक क्या होता है, जिसके संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप की सहायता से क्रिया काम संपन्न होती है वह करण कारक होता है। और करण कारक की पहचान किस प्रकार किया जा सकता है, करण कारक को पहचानने के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से किसे, किसके द्वारा प्रश्न कीजिए, उत्तर में जो संज्ञा शब्द प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है, वह करण कारक कहलाता है। जैसे राम ने डंडे से कुत्ते को डराया। इस वाक्य में हम लोग क्या देखते हैं, डराया क्या है, क्रिया है। यदि क्रिया के साथ हम लोग यह प्रश्न करेंगे कि किससे डराया, तो कुत्ते को किससे डराया, तो किससे डराया, तो उत्तर क्या मिलेगा हम लोग को, डंडे से डराया। तो किसके द्वारा डराया गया, डंडे से, तो डंडे से क्या हो जाएगा, करण कारक होगा।
अब हम लोग पढ़ते हैं कारक का चौथा भेद, संप्रदान कारक किसे कहते हैं। संप्रदान कारक जिसके लिए क्रिया की जाती है यानी काम की जाती है, उसको हम जिसके लिए क्रिया की जाती है या काम की जाती है या जिसे कुछ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे मैं उसके लिए पुस्तक लाया, यहाँ पे किसके लिए पुस्तक लाया, उसके लिए, तो उसके लिए क्या हो गया, संप्रदान कारक हो गया। उसी प्रकार माता जी ने भूखे को खाना खिलाया, किसको खाना खिलाया, भूखे को, तो भूखे को क्या हो गया, संप्रदान कारक हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि संप्रदान कारक को पहचाने किस प्रकार। तो संप्रदान कारक को सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि संप्रदान कारक की विभक्ति क्या है, के लिए और को है। और संप्रदान कारक में किसी के प्रति उपकार करने या कुछ देने का भाव होता है, ठीक है। जैसे मैं उसके लिए पुस्तक लाई, यहाँ पे भी कुछ देने का ही भाव उत्पन्न हो रहा है, उसके लिए, किसी के लिए ला रहा है, तो उसके लिए क्या हो गया, संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक में किसी के प्रति उपकार या कुछ करने या कुछ देने का भाव होता है। और संप्रदान कारक को पहचानने के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से किसे, किसको या किसके लिए प्रश्न किया जाता है, उत्तर में जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द प्राप्त होता है वह क्या होता है, वह संप्रदान कारक होता है। जैसे मैंने रमेश को एक पुस्तक दी, किसे पुस्तक दी, रमेश को, तो रमेश क्या हो गया, संप्रदान कारक हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं कारक का पांचवा भेद, अपादान कारक। अपादान कारक किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं, उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, रवि मुंबई से लौटा। इन वाक्यों में हम लोग क्या देख रहे हैं, इन दोनों वाक्यों में हम लोग देख रहे हैं क्या, पेड़ से और मुंबई से क्या है, अपादान कारक है। जिससे क्या, पेड़ से पत्तों का और रवि से मुंबई के अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, तो पेड़ से क्या हो गया, अपादान कारक हो गया। अब आप लोग सोचेंगे कि पेड़ से क्यों अपादान कारक हुआ, पत्ते अलग हो रहे तो पत्ते क्यों अपादान कारक नहीं हुआ, तो वो इसलिए नहीं हुआ कि अपादान का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, हम लोग इससे पढ़ चुके हैं ना इससे पहले कारक। तो अपादान का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से होता है। तो विभक्ति चिन्ह के पहले वाला शब्द क्या होता है, अपादान कारक होता है। और पेड़ से किसके पहले आए, पेड़ के पहले आया है तो क्या पेड़ से क्या हो जाएगा, अपादान कारक होगा। और पेड़ से पत्ते गिरे, मतलब जो पत्ते हैं किससे अलग हो रहे हैं, पेड़ से अलग हो रहे हैं, तो पेड़ से क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। उसी प्रकार रवि मुंबई से लौटा, यहाँ पर भी क्या मुंबई से क्या हो गया, अपादान कारक हो गया, क्योंकि रवि के मुंबई से अलग होने का भाव यहाँ पे प्रकट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या, मुंबई से क्या हो गया, अपादान कारक हो गया। और अपादान कारक से क्या, हम लोग को अलग होने का भाव प्रकट होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कारक का छठा भेद, संबंध कारक। इसमें नाम से पता चल रहा है संबंध बताया जाएगा। तो संबंध कारक किसे कहते हैं, एक संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाले शब्द रूप को क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। जैसे राम का भाई चतुर है, सुनीता की बहन सुंदर है। इन दोनों वाक्यों में हम लोग क्या देख रहे हैं, राम का भाई और सुनीता की बहन क्या है, संबंध कारक है। क्यों, क्योंकि राम का और सुनीता की क्या, सुनीता की क्या, इन राम की और सुनीता की इस वाक्य में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो वाक्य है दूसरी संज्ञा के साथ संबंध का बोध करा रहे हैं। जैसे राम का भाई, राम का क्या हो गया, संज्ञा हो गया, और भाई क्या है, संज्ञा हो गया। तो राम का भाई चतुर है, भाई चतुर है, किसका भाई चतुर है, राम का, तो राम का क्या हो गया, संबंध कारक हो गया। उसी प्रकार सुनीता की बहन सुंदर है, ऐसे बोलेंगे बहन सुंदर है तो कुछ पता नहीं चल रहा है किसकी बहन, तो सुनीता की बहन से संबंध किसकी
संबंध में बोला जा रहा है, सुनीता की बहन के संबंध में बोला जा रहा है, तो यहाँ पे सुनीता की क्या हो गया, संबंध कारक। इन दोनों वाक्य में हम लोग क्या देख रहे हैं, राम का भाई और सुनीता की बहन दूसरे संज्ञा शब्द से क्या संबंध स्थापित कर रहे हैं, इसलिए क्या राम का और सुनीता की क्या हो गया, संबंध कारक हो गया। और संबंध कारक के चिन्ह क्या है, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। और का, की, के का प्रयोग क्या, संज्ञा शब्दों के साथ, का, की, के का प्रयोग संज्ञा शब्दों के साथ, और रा, री, रे, ना, नी, ने का प्रयोग सर्वनाम शब्दों के साथ किया जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कारक का 7वां भेद, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक किसे कहते हैं, क्रिया के होने के स्थान या काल को बताने वाला कारक अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है, वह शाम को आया है। इन दोनों वाक्य में हम लोग क्या देख रहे हैं, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, कहाँ पर बैठी है, स्थान का बोध करा रहा है, पेड़ पर, तो पेड़ पर क्या हो गया, अधिकरण कारक हो गया। और अधिकरण कारक की विभक्ति क्या है, अधिकरण में पर। अधिकरण कारक की विभक्ति क्या है, में और पर है, तो पर क्या अधिकरण की विभक्ति है, तो पर क्या के में क्या है, पेड़ है, तो पेड़ पर क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। तो चिड़िया पेड़ पर बैठी है, स्थान का बोध करा रहा है, इसलिए पेड़ पर क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। उसी प्रकार वह शाम को आया, समय को बताया जा रहा है, कब आया, शाम को आया, तो शाम को क्या हो गया, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में स्थान का और काल को बताया जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कारक का 8वां भेद, संबोधन कारक किसे कहते हैं। तो नाम से पता जा रहा है, संबोधन यानी किसी को बुलाना, किसी को कैसे संबोधित करेंगे, तो नाम से पता चल रहा है। तो संबोधन कारक की परिभाषा हम लोग किस प्रकार दे सकते हैं, संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा, बुलाया या सावधान किया जाए उसे क्या कहते हैं, उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे विद्यार्थी इधर आओ, इस वाक्य में हम लोग क्या देख रहे हैं, हे विद्यार्थियों इधर आओ, विद्यार्थियों को बुलाया जा रहा है, तो हे विद्यार्थियों क्या हो गया, संबोधन कारक हो गया। उसी प्रकार अजी भाई साहब उधर जाना मना है, इस वाक्य में हम लोग क्या देख रहे हैं कि अजी भाई साहब उधर जाना मना है, यहाँ पे क्या सावधान किया जा रहा है, तो अजी भाई साहब क्या हो गया, संबोधन कारक हो गया। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि संबोधन कारक में किसी को बुलाया जाता है, सावधान किया जाता है, पुकारा जाता है, वो क्या होता है, वो संबोधन कारक होता है।